नेपाल में इस बार हुए ऐतिहासिक आम चुनाव ने देश की राजनीति में एक बड़े भूचाल का संकेत दे दिया है। दरअसल नेपाल में पिछले साल एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने पूरी सरकार को हिला दिया। जेन ज़ी युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। हजारों युवा प्रदर्शन कर रहे थे, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हिंसा में 74 लोग मारे जाने की बात सामने आई। 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। नतीजा, केपी शर्मा ओली की गठबंधन सरकार गिर गई। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला इंटरिम प्रधानमंत्री बनी। यह आंदोलन कोई क्रांति शुरू करने के लिए नहीं था, लेकिन इसने नेपाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब उसी आंदोलन के महीनों बाद इस साल 5 मार्च को नेपाल में पहला आम चुनाव हुआ। वोटर टर्नआउट करीब 60% रहा, यानी 2008 में लोकतंत्र बहाली के बाद सबसे कम। लेकिन शुरुआती रुझानों से ही बड़ा उलटफेर दिखने लगा है। आखिर नेपाल की राजनीति में क्या हलचल है, इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतुसेन और आप देख रहे हैं द लेंस। दरअसल नेपाल में 2008 में राजशाही के खत्म होने के बाद से वहां बहुदलीय बुर्जुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था अस्तित्व में है और इस जन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ लोगों का असंतोष लंबे समय से पक रहा था। और वहां अब तक 5 संसदीय चुनाव हो चुके हैं। यहाँ की राजनीति में अक्सर गठबंधन की सरकारें बनती हैं क्योंकि कोई भी एक पार्टी बहुमत नहीं पाती। पहले के चुनावों में मुख्य मुकाबला नेपाली कांग्रेसी और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच रहा है, लेकिन इस बार सीन बदल गया है। इस चुनाव में अब पारंपरिक पार्टियों जैसे कि नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का बुरा हाल है और बालेन शाह वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी, जो आज तक कभी सत्ता में नहीं आई थी, इस बार बहुमत में है और 3 दशक के बाद नेपाल में किसी एक पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ये बदलाव हुआ है युवाओं की क्रांति जेन जेड आंदोलन की वजह से। चलिए बात करते हैं कि इस चुनाव में मुख्य पार्टियां कौन कौन सी थी। सबसे पहले केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसे यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट या फिर सीपीएन यूएमएल कहा जाता है। ये अनुभवी नेता रहे हैं केपी शर्मा ओली और राष्ट्रवाद पर जोर देती आई है ये पार्टी। दूसरा है शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस। ये लोकतंत्र और विकास के मुद्दों पर फोकस करती है और इसी दम पर चुनाव लड़ती है। इसके बाद पुष्प कमल दहल की प्रचंड की सीपीएन, ये वामपंथी विचारधारा से प्रेरित पार्टी है। इसके बाद है सबसे चर्चित रवि लामिछाने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी, जहां बालेन शाह या बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आरएसपी 2022 में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार युवाओं की लहर पर वो सवार है। अन्य पार्टियां जैसे कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी भी मैदान में थी, लेकिन मुख्य मुकाबला इन्हीं पार्टियों के बीच में दिखा। 49 साल के गगन थापा भी नेपाली कांग्रेस से पीएम की रेस में थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत की तरह अब नेपाल भी लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ चुनाव प्रोसेस भारत से अलग है। वो कैसे, चलिए उसे भी बताते हैं। दरअसल नेपाल की संसद में कुल 275 सीट्स हैं। वोटर 2 बैलेट डालते हैं। पहला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी एफपीटीपी सिस्टम से। इसके तहत वहां पर 165 सीट्स हैं, यानी जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतता है। ये सीट्स 7 प्रोविंसेस में बटी हुई हैं। दूसरा सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी पीआर से। इसके तहत 110 सीट्स रखी गई हैं, जहां पार्टियों को उनके कुल वोट प्रतिशत के हिसाब से सीट्स मिलती हैं। यही वजह है कि अमूमन नेपाल में कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत में नहीं आ पाती, इसलिए ज्यादातर मौके पर गठबंधन की सरकार बनती है। इसे भारत के नजरिए से समझे तो भारत में लोकसभा की 543 सीट्स एफपीटीपी से भरती हैं, यानी कि जिसे मिला सबसे ज्यादा वोट, सत्ता की चाबी उसके हाथ में। लेकिन नेपाल में मिक्स्ड सिस्टम है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी पीआर से विविधता सुनिश्चित करता है। इससे कि छोटी पार्टियां भी संसद में जगह पा सकती हैं, जबकि भारत में बड़े दल ही हावी रहते हैं। अब बात इस चुनाव के स्टार बालेन शाह की। 35 साल के बालेन रैपर से राजनीति में आए हैं। वे एक इंजीनियर हैं। 2022 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू के मेयर बने। मेयर रहते उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए। 208 रोपनी मतलब कि 26 एकड़ पब्लिक लैंड रिकवर की, जिसकी वैल्यू 23 अरब नेपाली रुपए है। युवाओं में उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है, क्योंकि वे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। उनकी नेटवर्थ 5 से 6 करोड़ नेपाली रुपए, यानी कि भारतीय रुपयों में बात करें तो करीबन 30 से 35 लाख रुपए बताई जाती है, जो नेपाल के नेताओं में कम है। कमाई मेयर सैलरी, इंजीनियरिंग बिजनेस और म्यूजिक से आती है। जेन जेड प्रोटेस्ट के बाद आरएसपी में ये शामिल हुए और अब पीएम कैंडिडेट बनाए गए।
आरएसपी की नेपाल फर्स्ट पॉलिसी, जिसके तहत भ्रष्टाचार मुक्ति, आईटी निर्यात को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाना, भारत चीन के बीच ब्रिज बनना जैसे मुद्दे चुनाव के पहले सुर्खियां बनते रहे। शुरुआती रुझानों से स्पष्ट है कि बालेन पीएम बनने की राह पर हैं। अगर ऐसा होता है तो बालेन नेपाल के सबसे युवा पीएम होंगे और एक इंजीनियर, एक रैपर से नेता की जर्नी अपने आप में बेहद खास है। फिलहाल नेपाल का यह चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि युवा क्रांति का नतीजा है। दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि बालेन के सत्ता संभालने से नेपाल भारत रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी, आईटी और एनर्जी कॉर्पोरेशन बढ़ेगा। खैर, इस बात की पुष्टि तो आने वाले समय में होगी। नेपाल इलेक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।